गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट खत्म हो चुका है और हम शुरू कर रहे हैं हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का जो सब्जेक्ट है, जिसे हम शॉर्टकट में PIL एंड IHL बोलते हैं। तो वो सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि सारे आपको समझ में आ गए हैं। कहीं कोई डाउट रहा है आपका तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना, ताकि आपका हर डाउट, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको कोई सजेशन देना चाहिए, कोई मिस्टेक लगती है तो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी बच्चे को अगर जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं और MC जो हमारे PYQs हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस के वो परचेज करने हैं, या जूरिस्प्रूडेंस का मॉक टेस्ट परचेज करना है तो वो भी परचेज कर सकते हैं। इन सब की फीस आपको पिन कमेंट पे पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट करिए और हमें ईमेल करो। ईमेल भी आपको पिन कमेंट से पता चल जाएगा, आप वहां से देखकर हमें ईमेल कर सकते हो। ठीक है। एक और बात, कई बच्चों को बाकी जो हमारे सब्जेक्ट है UGC नेट सिलेबस के वो भी आपको चाहिए है, उसके नोट्स भी आपको चाहिए है। देखो अभी हमारे पास सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स अवेलेबल है इस बैच के, तो जो हम साथ साथ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसी के हिसाब से हम आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन बच्चों को अभी से काफी सारे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, पिछले बैच के हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। देखो इस बैच के नोट्स में पिछले बैच के नोट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स है जो अभी पिछले 1-2 साल से एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हमने इस बैच के नोट्स में ऐड की हैं, इस बैच में इंक्लूड की हैं, वो आप लेक्चर देखते देखते अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पिछले बैच के अगर नोट्स परचेज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप अगर आपको अगर IPR के हमारा जो इन्वायरमेंट लॉ है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, या फिर टोर्ट है, BNS है, फैमिली लॉ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स परचेज करने हैं आप कर सकते हैं। पिछले बैच के आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे और जो भी कुछ पॉइंट जैसे जैसे आप इस बैच के लेक्चर्स देखते जाएंगे उनको आप अपने नोट्स में अपडेट करते जाना। बस आप देखोगे हर टॉपिक में 1 या 2 ही पॉइंट आपको मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हमने ये नोट्स बहुत चीजें जो पिछले कई सालों से आ रही है या आगे आने के चांसेस है उनके हिसाब से तैयार की हुई ये नोट्स है। ठीक है। और यहीं से आपको आपके एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं, चाहे आपका भी जनवरी का एग्जाम हुआ हो वहां पर भी यही बात साबित हुई है, और चाहे हमारे पिछले कुछ एग्जाम्स हुए हैं वहां पर भी यही बात हुई है कि आप चाहे पिछले कितने भी एग्जाम्स उठाकर देख लें, यहाँ से आपको 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे हमारे नोट से। और अगर आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपका JRF यहीं से क्लियर हो जाएगा। बस करना आपको ये है कि ये नोट्स का हर अक्षर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, उसका रीजन अच्छे से पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है। इन नोट्स के अंदर हमने आपके लिए टिप्स ट्रिक्स सारी चीजें इंक्लूड की हुई है कि कैसे आप चीजों को याद कर सकते हो, हर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इंक्लूड की हुई है। ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को जो भी नोट्स परचेज करने हैं हमें ईमेल करो। ईमेल आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट आप चेक कर लो, वहां मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक और बात मैंने आपको बताया था कि काफी सारे बच्चों का कहना है कि हम जो लेक्चर्स है उनको PDF के जरिए ले। तो देखो मैंने पहले भी बताया है कि PDF मेरे लिए हर लेक्चर की लेकर आना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं भाई अगर 17-18 घंटे भी काम करती हूँ तभी भी मैं सारे सब्जेक्ट की PDF नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन भी काम है मेरा, ऑफलाइन भी काम है, सारी चीज़ों को मैनेज करने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। और वैसे तो मज़ा आ रहा है, बट एक ही इंसान है, मतलब मैं ही अगर सारी चीज़ें कर रही हूँ तो हर लेक्चर की PDF नहीं ला पाऊंगी। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी लेकर आऊं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस भी लेक्चर की PDF मेरे पास अवेलेबल होगी तो उसका लेक्चर हम PDF से लेंगे, वरना हमारा क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन तो है ही। ठीक है। तो आज हमारा जो डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ का, उस टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, बाकी बातें हम साथ साथ में करते रहेंगे।
तो हमारा पहला जो टॉपिक है PIL का वो आता है डेफिनेशन से रिलेटेड, क्या क्या मतलब चीजें हैं इसके अंदर, इसका नेचर क्या है, इसका बेसिस क्या है इंटरनेशनल लॉ का, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री और फिलॉसफी के बारे में, कि क्या हिस्ट्री रही है, कैसे हमारा इंटरनेशनल लॉ बना है, कैसे चीजें हुई हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो देखो, इंटरनेशनल लॉ जो ये वर्ड है, ये सबसे पहले दिया था जर्मी बेंथम ने। किसने दिया था? जर्मी बेंथम ने। याद रखना, यही इसी पेज से आपके दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, यानी जो इंटरनेशनल लॉ वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था जर्मी बेंथम ने। किसने दिया था? जर्मी बेंथम ने। कब दिया था? 1780 में। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो, जर्मी बेंथम ने तो सिर्फ ये जो वर्ड है इंटरनेशनल लॉ ये दिया था, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरे इंटरनेशनल लॉ को आगे ले जाने का काम किसने किया था? वो थे फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी कौन है ऐसे इंसान जो इंटरनेशनल लॉ के फादर कहे जाते हैं? तो वो है ह्यूगो ग्रोशियस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जर्मी बेंथम वाज द वन जिसने इंटरनेशनल लॉ वर्ड को कॉइन किया था और 1780 में किया था। उसके अलावा फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन कहे जाते हैं? ह्यूगो ग्रोशियस कहे जाते हैं। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, जब हम PYQs करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या इंटरनेशनल लॉ सच में लॉ है या नहीं? कौन है जो इसको मानता है कि ये लॉ है और कौन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है? इस पॉइंट को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, इस पॉइंट को हम हमारे जूरिस्प्रूडेंस के दो स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। देखो, इंटरनेशनल लॉ ये एक लॉ है, ये बात कहता है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल कहता है कि देखो भाई, इंटरनेशनल लॉ है ना, वो हमारे हिसाब से तो लॉ है, क्योंकि देखो इन्होंने इसका रीजन भी दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ये चाहे किसी भी देश का ह्यूमन बीइंग हो, उसके ऊपर सेम ही अप्लाई होता है। वैसे भी अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस का नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा हो तो वहां पर भी यही कहते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, जो कॉमनली सबके ऊपर अप्लाई होता हो। ठीक है, तो ये कहना था नेचुरल लॉ स्कूल वालों का कि जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो अपने आप में एक लॉ है। ठीक है, और ये बात को सपोर्ट कई जो हमारे जूरिस्ट थे उन्होंने किया था। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन एनालिटिकल स्कूल था जो जूरिस्प्रूडेंस का, वो ये कहता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ ना लॉ नहीं है, लॉ नहीं है। देखो, यहाँ पर कहा गया है दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस। क्यों? क्योंकि आपको पता हो, आपने जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पर आपको पता चलेगा, एनालिटिकल स्कूल हमेशा ये कहता है कि जो सोवरन मेड लॉ होता है ना, वही लॉ है। जो सोवरन मेड लॉ मतलब स्टेट मेड लॉ जो है, यानी जो पॉजिटिव लॉ है, उसी को एनालिटिकल स्कूल लॉ मानता था। वो कहता है कि लॉ सिर्फ स्टेट द्वारा ही बनाया जा सकता है, जिसके पीछे कोई कमांड होती है, कोई सेंशन होती है, कोई फोर्स होती है, वही लॉ एक्चुअल में लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, ये एक बकवास कंसेप्ट है। ठीक है, ये कहना था हमारे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है ये तो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है क्योंकि इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, जबकि एनालिटिकल स्कूल ये कहता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, क्योंकि जो सोवरन मेड लॉ होता है ना, वही लॉ होता है एक्चुअल सेंस में। बाकी कोई भी आप जिसको लॉ बना रहे हो वो कुछ नहीं है, एक बकवास कंसेप्ट है। ये किसका कहना है? हमारे एनालिटिकल स्कूल का कहना है। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ये काम क्या करता है, क्या चीजें हैं इसके अंदर। देखो, इंटरनेशनल लॉ में ना हर एक बात और, इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री को स्टेट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, जहां पर भी मैं स्टेट बोलूंगी मतलब मैं एक नेशंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, नेशनल लेवल पर एक जो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग स्टेट है, उनके बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन बनेंगे
उनको स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हैंडल करता है और एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल लेवल पर कि कैसे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन होने चाहिए, किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा इंटरनेशनल लॉ बात करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा जो हमारा एक वर्ड आता है या पूरे इंटरनेशनल लॉ में, वो आता है लॉ ऑफ नेशन, जिसको हम जस्ट जेंटियम भी बोलते हैं। तो जहां भी आपको लॉ ऑफ नेशन दिखे उसका मतलब इंटरनेशनल लॉ ही है, ये ध्यान रखना। जो लॉ ऑफ नेशन है, ये जो वर्ड है, ये इंटरनेशनल लॉ का सिनोनियम है। ठीक है, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक जूरिस्ट है स्क्वर्जनबर्गर, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है लॉ ऑफ नेशन से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो क्या ये डेफिनेशन दी इन्होंने? इनका कहना है बेसिकली लॉ ऑफ नेशन ना एक बॉडी है जिसके अंदर कुछ लीगल रूल्स दिए गए हैं जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में अप्लाई होते हैं। ठीक है, और ये जो एंटिटीज है इनको क्या है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी ग्रांट की गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये किसने डेफिनेशन दी है? हमारे स्क्वर्जनबर्गर ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है, देखो कि इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे ये शुरू हुआ, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत ना एक पीस ट्रीटी हुई थी, मेसोपोटामियन सिटी थी लोगेश और ओमान की, वहां से उनके बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, वहीं से हमारे इंटरनेशनल लॉ की शुरुआत होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी लोगेश और ओमान की मेसोपोटामियन सिटी थी, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी को साइन किया गया था। उस पीस ट्रीटी की वजह से ही हमारा इंटरनेशनल लॉ शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जो अलग अलग देशों के बीच में जो ये इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्ट है या गवर्नेंस का कंसेप्ट है, ये बेसिकली डेवलप किया गया था ग्रीक्स द्वारा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ग्रीक्स ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें हम अगले पॉइंट के बारे में, जो कंसेप्ट है जस्ट जेंटियम का यानी लॉ ऑफ नेशन का, ये इवोल्व होना शुरू हुआ था रोमन एम्पायर के दौरान पर। ठीक है, पूरा का पूरा जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है इसका इवोल्यूशन ही रोमन एम्पायर से शुरू हुआ। तो देख रहे हो नेचुरल लॉ स्कूल में भी सारी चीजें हमारे ग्रीक या रोमन से ही शुरू हुई थी। तो ऑलमोस्ट जो चीजें हैं ना हमारी दुनिया के अंदर, वो सारी चीजें ग्रीक और रोमन एम्पायर के अंदर ही इवोल्व होना शुरू हुई थी, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम पीरियड में बिलोंग करते थे भाई, बहुत पुराने लोग हैं ये लोग। ठीक है, तो वहां से चीजें निकलना शुरू हुई थी। उसके अलावा जो हमारा प्रेजेंट मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये इवोल्व होना शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में और मेनली डेवलप हुआ यूरोपियन कंटिनेंट में। ठीक है, आज के टाइम पे जो हमारा इंटरनेशनल लॉ लागू होता है ये 15th सेंचुरी के आसपास चीजें इवोल्व होना शुरू हुई थी। और यूरोपियन कंटेंट में अगर हम मेनली एक जगह की बात करें तो वो था यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जहां पर ये चीजें रियल में मेनली डेवलप होना शुरू हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा ह्यूगो ग्रोशियस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ह्यूगो ग्रोशियस का ये कहना है कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर है इसके अंदर बेसिकली सोसाइटी ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। देखो अलग अलग स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर मिलते हैं, उनकी अपनी अपनी सोसाइटी है। ये कहा गया ह्यूगो ग्रोशियस द्वारा कि ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है ना इन अलग अलग देशों की, इनको आप लॉ से, म्यूचुअल अग्रीमेंट से, कस्टम्स है जो म्यूचुअल्स, उनके द्वारा गवर्न करो, ना कि इनको फोर्स के द्वारा आप गवर्न कर सकते हो। मतलब अगर आप इनके ऊपर कोई भी चीज फोर्सफुली डालोगे या फिर वॉर करोगे, एक दूसरे से युद्ध करोगे, युद्ध के वजह से कोई चीज इनके ऊपर फोर्सफुली डालोगे तो ये लोग नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी इंटरनेशनल जो गवर्नेंस है या फिर आप बोल सकते हो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको लॉ बनाने होंगे, म्यूचुअल अग्रीमेंट्स चाहिए होंगे, कस्टम्स की आपको जरूरत होगी। इन्हीं से इन स्टेट्स की सोसाइटी को गवर्न किया जा सकता है। ठीक है, फोर्सफुली आप इनसे कुछ नहीं करवा सकते हो। ये ह्यूगो ग्रोशियस की स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतना सारा जो हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया है, पूरा फिलॉसफी वगैरह डिस्कस की है, ये आपको समझ में आ गई होगी। आपका कोई डाउट यहाँ से नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या हुआ, अब ये पूरा जब सिस्टम हो गया तो एक अनेक्शन, एक वेस्टफैलियन सिस्टम को बनाया गया था, जो कि एक मेजर लैंडमार्क सिस्टम था इंटरनेशनल लॉ के फील्ड में। कैसे, देखो यहाँ पर ये बात की भी गई है कि जो वेस्टफैलियन सिस्टम था, जब इसको बनाया गया था तो ये एक ऐसा चेंज था, एक लैंडमार्क चेंज था इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में। ठीक है, इस कंसेप्ट ने किया क्या था, इस कंसेप्ट ने इंडिविजुअल सोवरन एंटिटीज को एक्नॉलेज किया था, जिसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेस्टफैलियन सिस्टम था, इसने इंडिविजुअल सोवरन सिस्टम था, जो एंटिटीज थी उनको रिकॉग्नाइज किया, और जिसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक जो यहाँ से आपको ट्रीटी याद रखनी है वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आपका जो कन्वेंशन का एक क्वेश्चन आता है पीआईएल में, वहां पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आपको मैं पहले ही लेक्चर में करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। तो देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बारे में पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये हुई थी 1648 में, एग्जैक्ट है अक्टूबर 1648 के अंदर ये हुई थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया बेसिकली क्या थी, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया ना एक पीस ट्रीटी थी, जो दो सिटीज के बीच में साइन हुई थी। कौन कौन सी थी वो दो सिटीज, वो थी ओस्नाब्रक और मुंस्टर। क्या थी, ओस्नाब्रक और मुंस्टर। इनके बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका कलेक्टिव नाम रखा गया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। कब साइन हुई थी ये, 1648 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मुझे उम्मीद है इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है, अब ये पीस ट्रीटी थी, मतलब इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा काम किया था जिससे वहां पर ये दो सिटीज थी, वहां पर क्या शांति आ गई थी, मतलब शांति प्रस्ताव की तरह एक थी ये। तो क्या हुआ था, तो देखो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया थी ना, इसने क्या किया था, 30 साल पुराना एक युद्ध था जो 30 सालों से चलता हुआ आ रहा था, उसको खत्म किया था। और जो पूरा होली रोमन एम्पायर था, उसमें ये एक शांति लेकर आई थी, मतलब एक नया दौर शुरू हो गया था। क्योंकि देखो 30 साल से कोई युद्ध चल रहा है, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है वो युद्ध, उसको खत्म किया गया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया द्वारा। ठीक है, और पूरे जो रोमन एम्पायर था उसके अंदर जो शांति लाने का काम किया था, एक नया दौर शुरू हुआ था, वो था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया ने क्या किया था, दो रिलीजियस ग्रुप थे, एक तो थे लूथरान्स, एक थे कैल्विनिस्ट। जो रोमन एम्पायर था उसके अंदर दो रिलीजियस ग्रुप्स थे, एक तो लूथरान्स था, एक कैल्विनिस्ट था। उसके अंदर क्या किया था, ये बोला गया था कि आपको कुछ कुछ चीजें रिलीजियसली टॉलरेट करनी होगी, ताकि चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, एक समाज के अंदर पीस इस्टेब्लिश की जा सके। ठीक है, तो इस पूरी ट्रीटी ने क्या किया था, जो दो प्रोविंस थे फ्रांस के, अलास्के और लॉरेन, यहाँ पर डच इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था, और 30 साल पुराना जो युद्ध था इसी वजह से फिर खत्म हो गया था। याद रखना, अलास्के और लॉरेंस में इस ट्रीटी ने डच इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था, और इसी वजह से फिर 30 साल पुराना युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी हमारी ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया थी, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो बेसिकली 1648 में साइन की गई थी। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल लॉ है ना, ये हमारे ही देश के संस्कृत के एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, हमारा संस्कृत है, जो ये संस्कृत लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इससे ना जाने क्या क्या चीजें हैं दुनिया को दी है, कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनके ऊपर कई चीजें बेस्ड है। तो जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली, ये भी एक हमारे संस्कृत का प्रिंसिपल है, वासुदेव कुटुंबकम, इसके ऊपर बेस्ड है। इसका क्या मतलब है कि हम ह्यूमंस की वेलबींग के लिए जिस सारे स्टेट्स इंटरनेशनली एक साथ आएंगे और म्यूचुअली कमिटमेंट करेंगे, कि मतलब इंसानों के हित के लिए देश को, अलग अलग देशों को जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे, म्यूचुअली एक साथ उठाएंगे, ये बात इसका मतलब है। ठीक है, म्यूचुअल कमिटमेंट फॉर द वेलबींग ऑफ मानव मात्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। देखो 19th और 20th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल लॉ था ना, इसको फॉर्मली शेप किया गया था, इसको फॉर्मली बनाया गया था। इसके लिए अलग अलग ट्रीटीज हुई, अलग अलग कन्वेंशंस हुई, अलग अलग डिक्लेरेशंस हुई, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। और इसी की वजह से फाइनली यूएनओ फॉर्म किया गया था, जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। उसको बनाने से पहले कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। जब हम यूएनओ को डिस्कस करेंगे ना, तो उन कॉन्फ्रेंसेस को मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखवाऊंगी, और कैसे उनको याद रखना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा यूएनओ के फॉर्मेशन से पहले बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, डेक्लरेशंस हुई थी, जिसके थ्रू हमारा इंटरनेशनल लॉ को 19th और 20th सेंचुरी में एक फॉर्मली शेप दिया गया था, ठीक है। क्या क्या कन्वेंशंस हुई थी वो हम जब यूएनओ का टॉपिक करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये जो कन्वेंशंस की हम बात करें, ये लीग ऑफ नेशंस के डिसोल्यूशन के बाद और यूएनओ के फॉर्मेशन से पहले की बात है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब यूएनओ का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक जितने भी पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक नए पॉइंट के बारे में। देखो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंटरनेशनल लॉ रियल सेंस में लॉ है या नहीं है। नेचुरल लॉ स्कूल के पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस कर लिया, और एनालिटिकल स्कूल के पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस कर लिया कि नेचुरल लॉ स्कूल तो ये कहता है कि हाँ भाई, जो इंटरनेशनल लॉ है ये एक लॉ है ट्रू सेंस में, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। जबकि एनालिटिकल स्कूल इसके अपोजिट बात करता है, वो कहता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ सिर्फ वही होता है जो सोवरन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। अब कौन कौन से जो जूरिस्ट है इस बात को सपोर्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉ जो स्कूल है वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रू लॉ है इन अ ट्रू सेंस। इस बात को सपोर्ट किया कई जूरिस्ट ने मिलके, जैसे इसमें थे हॉल थे, लॉरेंस थे, पोलॉक थे, ओपनहाइम थे, एचएलए हार्ट थे, स्टार्क थे, ब्रायरली थे। तो ये 6-7 जूरिस्ट है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पॉइंट, तो आपको ये ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, कि कौन से जूरिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ अपने आप में एक इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है ट्रू सेंस में। तो ये 6-7 नाम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा एनालिटिकल स्कूल जो कहता है कि सोवरन मेड लॉ ही लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं होता, यह लॉ नहीं होता है। इस बात को सपोर्ट किया गया कई जूरिस्ट द्वारा, जो थे पनफनड्रॉफ थे, एक होब्स थे, एक ऑस्टिन थे, एक हॉलैंड थे, बेंथम थे और जेथरो ब्राउन थे। तो ये 6 जूरिस्ट थे एनालिटिकल स्कूल के, जो इस बात को सपोर्ट करते थे कि इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, ठीक है, सिर्फ सोवरन मेड लॉ ही लॉ होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कई जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट इनमें से इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी, उनको हम देखते हैं क्या क्या बोला। देखो ऑस्टिन की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से कैमरा का कनेक्शन हट गया है। हो गया ना। तो ऑस्टिन भाई साहब है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई इंटरनेशनल लॉ ना कोई लॉ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत पूछी जाती है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ इन ट्रू सेंस बट इट इज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये किसने बोला है, ऑस्टिन ने बोला है, ठीक है, जो कि एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा एनालिटिकल स्कूल के ही एक जूरिस्ट है हॉलैंड, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ ना, सच बताऊं तो जूरिस्प्रूडेंस का एक वैनिशिंग पॉइंट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कि मतलब जहां जूरिस्प्रूडेंस खत्म होता है ना, वहां वो पॉइंट है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये इन्होंने बोला क्योंकि इनका कहना था कि इंटरनेशनल लॉ में कोई सैंक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये एक ऐसा लॉ है जो कर्टसी के बेस्ड पर बनाया गया है। हॉलैंड ने ये बोला था कि इसके अंदर कोई सैंक्शन नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। सिर्फ जैसे कई लॉ होते हैं ना जो कस्टम्स वगैरह के बेस्ड पर होते हैं, वैसे ही जो इंटरनेशनल लॉ है ये कर्टसी के बेस्ड पर बनाया गया लॉ है, ये हॉलैंड ने बोला था।
तो ये स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं हमारे जो नेचुरल लॉ स्कूल के पोलोक और हॉल एंड लॉरेंस थे, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। जो हमारे पोलोक है उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल लॉ ये लॉ है क्योंकि एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी ने बनाया है जो कि कॉम्पिटेंट है अपने आप में लॉ बनाने के लिए, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया है जिसके ऊपर ये सारे के सारे लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। मेंबर्स कौन, जो नेशंस है अलग अलग, जो स्टेट है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उन लॉ को तो वो लॉ है, मतलब वो अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये बात किसने बोली थी, फ्राइड पोलोक ने बोली थी, ठीक है। उसके अलावा हॉल एंड लॉरेंस ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बोला था कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है ये बेसिकली कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे हर देश का जो म्युनिसिपल लॉ होता है, नेशनल लॉ होता है बेसिकली, वो कुछ कस्टम्स के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ प्रेसिडेंट्स पर बेस्ड होता है। उसी तरह से इंटरनेशनल लॉ भी क्या है, कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स पर ही बेस्ड है। ये बात किसने बोली थी, हॉल एंड लॉरेंस ने बोली थी, जो बिलोंग करते हैं हमारे नेचुरल लॉ स्कूल से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल लॉ अपने आप में लॉ है भी या नहीं, इन अ ट्रू सेंस, ठीक है। ये चीजें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ चीजें आप समझ लो तो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस जूरिस्ट ने, किस एक्सपोनेंट ने इंटरनेशनल लॉ की क्या डेफिनेशन दी, और जो डेफिनेशन है उनको आप क्या कैसे याद रख सकते हो, वो टिप्स भी मैं आपको साथ साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। पहली हमारी डेफिनेशन आती है प्रोफेसर एल ओपनहाइम की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये जो लाल रेड पेन के साथ मैंने चीजें लिखी है इसके अंदर और डेफिनेशंस के अंदर, ये इस डेफिनेशंस के कीवर्ड है जो आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। यही कीवर्ड है जिससे आपको टिप याद रहेगी, जो ट्रिक है वो याद रहेगी, और इसी से आप पहचान पाओगे कि कौन सी जो स्टेटमेंट है डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की, ये कौन से जूरिस्ट ने दी है, ठीक है। तो देखो पहली जो डेफिनेशन है वो दी है हमारे ओपनहाइम ने। इनका कहना है कि लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, ठीक है, जिसको कंसिडर किया गया है लीगली जो बाइंड होते किसी सिविलाइज्ड स्टेट्स पर। सिविलाइज्ड स्टेट का यहाँ क्या मतलब है, सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट्स, क्रिश्चियन स्टेट ही से मतलब था ओपनहाइम को सिर्फ, ठीक है। और जो ये पूरा सिविलाइज स्टेट का इन्होंने कंसेप्ट दिया, यही इनकी डेफिनेशन का या इनके कंसेप्ट का एक मेजर डिसएडवांटेज था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो हमारे पास की वर्ड निकल कर आते, एक तो बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, एक आता है सिविलाइज स्टेट्स। तो कैसे आप याद रखोगे कि ये डेफिनेशन है ये ओपनहाइम ने दी है इंटरनेशनल लॉ की, तो देखते हैं इससे रिलेटेड ट्रिक क्या है हमारे पास। तो इसकी ट्रिक है हमारे पास दैट सिविलाइज स्टेट के कस्टम और कन्वेंशन ओपन है, ठीक है। देखो आप यहां से ध्यान रखोगे सिविलाइज्ड स्टेट्स, ये कीवर्ड था डेफिनेशन के अंदर। कस्टम्स यानी बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, याद है आ गया यहां से ये चीज आपको ध्यान, बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, ठीक है। और ओपन से आपको याद हो जाएगा कि ये ओपनहाइम ने दी है, किसने दी है, ओपनहाइम ने, है ना इजी। तो एक ट्रिक के जरिए आप ये याद रख पाओगे कि इंटरनेशनल लॉ की ये जो डेफिनेशन है भाई साहब ये दी किसने है ना इजी। इससे इजी कंसेप्ट आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, तो आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेएल ब्रायरली है हमारे एक एक्सपोनेंट, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने बोला कि देखो लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स के रूप में या प्रिंसिपल ऑफ एक्शन के रूप में जो हर सिविलाइज स्टेट पर बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने बोली थी। तो इनकी पूरी जो डेफिनेशन है इसका कीवर्ड निकल कर आता है बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड सिविलाइज्ड स्टेट्स। तो ये दो कीवर्ड निकल कर आते हैं। तो
तो कैसे आप ये याद रखोगे इसको कि ये डेफिनेशन हमारे ब्रैडली ने दी है? तो देखो ट्रिक है, ब्रेली एक सिविलाइज स्टेट है जिसके अपने रूल्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है। ठीक है, ब्रेली वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो गाना है ना, तो वहां से आपको ये याद रखना है कि जो बरेली है वो हमारा एक सिविलाइज स्टेट है। ब्रेली से आपको याद आ जाएगा कि ब्रायरली से रिलेटेड है, ब्रायरली, और सिविलाइज स्टेट अपने आप में की वर्ड है यहां पे, और ऑल्सो रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो एक ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, किससे रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रिक आप याद रख लो, डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, कोई ना कोई डेफिनेशन यहाँ से जरूर पूछी जाएगी। तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ना, 2-4 बार रिपीट करोगे आपको चीजें टिप पे याद हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे चीजें याद होंगी आपको। ठीक है, तो देखो अगली जो हमारी डेफिनेशन है, देखो ये कई बार कैल्सन की डेफिनेशन है और ग्रे की भी यही डेफिनेशन है। आपको अगर ऑप्शन में कैल्सन मिलते हैं तो ये डेफिनेशन के साथ आपको कैल्सन को चूज करना है, अगर आपको ग्रे मिलते हैं तो ग्रे को चूज करना है। लेकिन अगर मान लो बाय चांस आपको ग्रे और कैल्सन दोनों ही इस डेफिनेशन के साथ ऑप्शन में मिलते हैं तो किसी को भी चूज कर लो, आपका ऑप्शन ठीक होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इन दोनों की? इन्होंने दिया है कि जो लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ है ये एक ऐसा बॉडी ऑफ रूल्स है जो इनकी जो विच अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल डेफिनेशन, इनकी जो यूजुअल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो स्टेट्स है उनका कंडक्ट रेगुलेट करता है इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड है, एक तो कंडक्ट ऑफ स्टेट्स, एक है इंटरकोर्स विद ईच अदर। ये डेफिनेशन किसने दी है? ग्रे और कैल्सन ने। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे ये डेफिनेशन किसने दी है? देखो यहां से आपको ध्यान रखना, एक ट्रिक है, गे स्टेट्स का कंडक्ट इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक है, मान लो कोई स्टेट है जहां पर सारे गे रहते हैं हमारे, और उनका एक दूसरे का, उनके बीच में क्या है, इंटरकोर्स होगा एक दूसरे के बीच में, तो वही उनका कंडक्ट है। ठीक है, उसी से पता चलता है कि वो गे है। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो देखो गे स्टेट्स का, गे से आपको याद हो जाएगा ग्रे, का वर्ड से आपको याद हो जाएगा कैल्सन, कंडक्ट और ये जो स्टेट वर्ड है यहां से आपको याद हो जाएगा कंडक्ट ऑफ स्टेट्स, इंटरकोर्स विद ईच अदर ये हमारा एक कीवर्ड है ही डेफिनेशन में जहां से आपको याद हो जाएगा। तो एक ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन हमारे ग्रे ने भी दी है और कैल्सन ने भी दी है। ठीक है, जो उम्मीद है कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कहीं फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है जो आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना। और मैं बार बार बोलती रही हूँ कि हर वीडियो को आपको कम से कम 2 बार जरूर देखना है ताकि आपको ये चीजें, देखो कई बार क्या होता है ना, हमें ना नोट से पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती, लेकिन अगर हमने लेक्चर को 2 बार कम से कम देखा है ना तो वो चीजें जब हम एग्जाम में करते हैं तो वो लेक्चर हमारे दिमाग में चलने लगता है कि हाँ मैम ने उस वक्त ये चीज बताई थी, हाँ हमने लेक्चर में ये चीज वहां पे ये पढ़ी थी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और मैं जो भी ये चीज बोल रही हूँ बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये चीजें की थी और सच में ये चीजें मेरे साथ हुई थी। ठीक है, इसलिए मेरा एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर हो गया था। तो आप भी ये चीजें करोगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। देखो मेरे दादाजी एक बात बोलते थे कि जल्दी काम ना, जल्दी कोई चीज ना सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो अपनी मिस्टेक से भी सीखता है और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। ठीक है, तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप कैसे चीजों को जल्दी चीजों को याद कर सकते हो, और जो गलतियां मैंने की थी, जो अच्छी चीजें मैंने की थी, आप उनको अपना सकते हो। ठीक है, और जो गलतियां मैंने की थी उनसे आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, हर लेक्चर को कम से कम 2 बार तो जरूर देखा करो। ठीक है, और अगली डेफिनेशन की हम बात करते हैं जो है फेनविक की डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन दी इन्होंने? इन्होंने बोला दैट जो इंटरनेशनल लॉ है ये बेसिकली एक बॉडी ऑफ रूल्स है जिसको नेशंस की एक जनरल कम्युनिटी ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे? कि ये जो बॉडी ऑफ रूल है ये डिफाइन करती है उनके राइट्स और मीन्स ऑफ प्रोसीजर जिनके द्वारा इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है
और अगर इन राइट का कोई वॉयलेशन करता है तो उसको रिड्रेस किया जा सकता है। तो इस फैनविक के डेफिनेशन में आपको 3 कीवर्ड देखने को मिलेंगे। क्या क्या कीवर्ड है? एक तो जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस, एक प्रोटेक्टेड और एक रिड्रेस्ड। ठीक है, ये तीनों कीवर्ड से आपको एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो ट्रिक आपको याद रखनी है और पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन हमारे फैनविक ने दी है। कैसे? देखो ट्रिक क्या है हमारे पास। ट्रिक है जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस राइट्स का प्रोटेक्शन फन मानती है। ठीक है, देखो जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस हमारा क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड है। उसके अलावा प्रोटेक्शन भी क्या है, एक कीवर्ड है, मैंने बताया था। और फन से आपको क्या याद हो जाएगा? फैनविक। ठीक है, तो एक ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि ये डेफिनेशन हमारे फैनविक ने दी है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे आते हैं हमारे एक और जूरिस्ट, वो है ट्रोस्टन गर्ल। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हमारे इंटरनेशनल लॉ वर्ड की, उसको हम देखते हैं। देखो ट्रोस्टन गर्ल की डेफिनेशन है कि इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स हैं, बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पर अप्लाई होते हैं और उसके सोसाइटी ऑफ स्टेट्स पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 कीवर्ड याद रखने हैं। एक तो है बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, एक है इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखोगे कि ये डेफिनेशन ट्रोस्टन गर्ल ने दी है? तो देखो हमारी ट्रिक है, टोटल इंटरनेशनल कम्युनिटी गर्ल्स की सोसाइटी है। ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये कह रहा है कि ये सारा की सारी गर्ल्स की सोसाइटी है। ठीक है, ये जैसे आजकल ना लड़कियां थोड़ी हर चीज में गलत हो सही हो ऊपर निकलती जा रही हैं। अब सही मतलब कामयाबी भी हर फील्ड में मिल रही है और गलत भी वो हर फील्ड में करती जा रही है। ठीक है, मतलब पहले जो चीजें कही जाती थी कि आदमी गलत करता है, अब वो चीजें कही जाती है कि औरतें गलत करती है। ठीक है, तो हर जगह क्या है, गर्ल्स की कम्युनिटी आ गई है। तो वहां से ये ट्रिक बनी है। तो टोटल वर्ड से आपको याद हो जाएगा टोटल, और ये जो गर्ल वर्ड है यहां से आपको याद हो जाएगा ट्रोस्टन गर्ल। इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको इनका ये की वर्ड है ये याद रहेगा, और सोसाइटी से आपको याद रहेगा सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा कि डेफिनेशन ट्रोस्टन गर्ल ने दी है। मुझे उम्मीद है कि इतना पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारी अगली डेफिनेशन के बारे में, जो कि स्टार्क ने दी है, और कैसे इस डेफिनेशन को याद रख पाओगे उसकी ट्रिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है डेफिनेशन क्या है? स्टार्क का ये कहना है कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ होता है जो कंप्राइज करता है ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स एंड रूल। इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स और रूल्स दिए गए हैं कि कंडक्ट कैसे करना है। ठीक है, जहां पर जो स्टेट्स है उनको अपने बीच में एक तरह का बॉन्ड हो, वो उस बॉन्ड के जरिए काम कर सके और कॉमनली ऑब्जर्व इन द रिलेशन विद ईच अदर। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, कैसे आप ये याद रखोगे कि ये डेफिनेशन है जो ये हमारे किसने दी है, स्टार्क ने दी है। देखो डेफिनेशन है, स्टेट्स हैव स्टार्टेड बाउंड टू ऑब्जर्व देमसेल्व्स बॉडी ऑफ लॉ। स्टेट ने अपने आप को एज अ बॉडी ऑफ लॉ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या किया, स्टेट्स वर्ड से आपको याद हो जाएगा कि स्टार्क ने दी है बाउंड टू ऑब्जर्व। ठीक है, ये एक वर्ड यहाँ से आपको कीवर्ड याद रहेगा, और बॉडी ऑफ लॉ मतलब यहाँ से ये कीवर्ड आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन थी ये किसने दी थी, जे.जी. स्टार्क ने दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, वो है रूसेल की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पिछले बैच में नहीं थी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एग्रीगेट ऑफ द रूल्स है। ठीक है, जो क्या कहता है, टू विच द नेशंस, जिसको नेशंस इकट्ठा मिलकर अग्री करते हैं और कंफर्म करते हैं उन अपने कंडक्ट में टूवर्ड्स वन अनदर, कि जब वो उन चीज़ों को अपना लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के टूवर्ड्स, तब वो चीज़ों को अग्री दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ को मान लिया है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, हमारे रूसेल ने दी थी। अब इस चीज़ को कैसे आप याद रख सकते हो कि ये डेफिनेशन रूसेल ने दी थी? तो देखो एक ट्रिक है मेरे पास, दैट रशिया इकट्ठा होकर रूल्स और कंडक्ट बताता है। ठीक है, जो रशिया है हमारा बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया,
तो वो क्या होता है, इकट्ठा हुआ और वो क्या है, भारत और मान लो एक रशिया इकट्ठे हुए और क्या रूल्स और कंडक्ट को बता रहा है वो। ठीक है, तो रशिया से आपको क्या याद रहेगा, रूसेल याद रहेगा। इकट्ठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ही बोलते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ रूल्स, इससे क्या याद रहेगा आपको, इकट्ठा और रूल से आपको याद रहेगा एग्रीगेट ऑफ रूल्स। और क्या बताता है, कंडक्ट वर्ड से आपको याद रहेगा कंडक्ट टुवर्ड्स वन अनदर। बस आपको डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके साथ ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे और याद रखोगे कि इसके अंदर ये कीवर्ड है और आपको उसके साथ ट्रिक याद रहेगी, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे और आपके 2 नंबर यहाँ से जेब में होंगे। ठीक है, अगली जो हमारी डेफिनेशन है भाई, वो डेफिनेशन आती है हमारे लॉर्ड सेलिसबरी की डेफिनेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन दी इन्होंने, जो हमारे लॉर्ड हेल्सबरी है, ये जब प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तब इन्होंने ये बोला था कि ये एक मिसनोमर है इंटरनेशनल लॉ को लॉ कहना। ठीक है, कि मतलब ये एक सही बात नहीं है, एक मतलब मिथ है कि इंटरनेशनल लॉ को आप लॉ कह रहे हो, ये कोई लॉ नहीं है। ये इसको हम एक बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो है ब्रांच ऑफ एथिक्स। तो लॉर्ड हेल्सबरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, बल्कि एक ब्रांच ऑफ एथिक्स है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये किसने डेफिनेशन दी थी, लॉर्ड हेल्सबरी ने दी थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी जो अलग अलग जूरिस्ट ने दी थी, और मैंने आपको तरीका भी बताया कि कैसे आप इन डेफिनेशंस को याद रखोगे। ठीक है, अब हमारे कुछ केस लॉज आते हैं जहां पर इंटरनेशनल लॉ वर्ड की डेफिनेशन दी गई थी। वो केस लॉ आपको याद रखने हैं, और किस केस के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल लॉ की, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तीनों के तीन केस है हमारे, और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या केस है हमारे, देखो पहला केस है हमारा क्वीन वर्सेस केन का केस। ठीक है, क्वीन वर्सेस केन का केस है जो 1876 का केस है। ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये केसेस पूछे जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। जो हमारा PIL है, तो वहां पर ये 3-4 केसेस है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है ना जब केसेस का, तब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वीन वर्सेस केन 1876 के, जहां लॉर्ड कैल्ब्रिज थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इंटरनेशनल लॉ की। क्या डेफिनेशन थी अभी हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट केस आता है वेस्ट रेंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड कंपनी वर्सेस किंग का केस है 1905 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है, और आपसे यहाँ पर जो डेफिनेशन है इसकी स्टेटमेंट बना के भी पूछा जा सकता है, या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि किस केस के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड केस है SS लोटस केस 1927 का, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, इंटरनेशनल जस्टिस का, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक केस है री पायरेसी जूरे जेंटियम केस, जिसमें चांसलर संख्या थे, तो इनको इस केस को हम नहीं देखेंगे, बाकी पहले 3 केस में देखते क्या डेफिनेशन दी गई है। तो पहला केस आता है हमारा क्वीन वर्सेस केन का केस। तो इस केस के अंदर चीफ जस्टिस लॉर्ड कैल्ब्रिज थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ नेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ यूसेजेस है। ये वर्ड से आपको याद रहना चाहिए कि आपने अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस देखी, आपने कहीं ये वर्ड नहीं देखा होगा, कलेक्शन ऑफ यूसेजेस। तो याद रखना, क्वीन वर्सेस केन वर्ड का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है कलेक्शन ऑफ यूसेजेस। ठीक है, इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ नेशन एक कलेक्शन ऑफ यूसेजेस है, जिसको सिविलाइज जो स्टेट्स होते हैं वो अग्री करते हैं ऑब्जर्व करने में, कि जब भी कोई मैटर उनके बीच में आएगा तो उसको डील करने में ये इन यूसेजेस का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन दी थी लॉर्ड कैल्ब्रिज ने क्वीन वर्सेस केन में, जो कि 1876 का केस था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है, सीधा भी पूछा जा सकता है, और अगर सीधा पूछा जाएगा तो एग्जाम में लॉर्ड कैल्ब्रिज है जो ये लिखा आता है, तो वहां से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि ये क्वीन वर्सेस केन में डेफिनेशन दी गई थी। और अगर लॉर्ड कैल्ब्रिज नहीं भी लिखा है तो आपको कलेक्शन ऑफ यूसेजेस तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो हमारा पहला केस था। अब हम बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। हमारा अगला केस है भाई वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड कंपनी वर्सेस किंग का केस है 1905 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या डेफिनेशन दी गई, इन्होंने ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ द रूल्स।
ठीक है, जो सिविलाइज स्टेट्स द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं एक दूसरे की तरफ अपने कंडक्ट को डिटरमाइन करने में, और ईच अदर सब्जेक्ट। याद रखना, पहला तो फॉर्म ऑफ रूल्स, ठीक है, मतलब सब जगह बॉडी ऑफ रूल्स देखा है आपने, लेकिन फॉर्म ऑफ रूल्स आपने ये वर्ड नहीं देखा होगा, और ना ही लास्ट में आपने सब्जेक्ट वर्ड देखा होगा। तो ये दो वर्ड आपको अगर मिलते हैं डेफिनेशन के अंदर, तो वो डेफिनेशन दी गई है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड केस वर्सेस किंग के केस है 1905 का, उसके अंदर ये डेफिनेशन दी गई है इंटरनेशनल लॉ वर्ड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस के बारे में, जो कि है एसएस लोटस का केस। काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, 1927 का केस है, जहां जो पीसीआईजे थे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था और बोला था इंटरनेशनल लॉ एक ऐसे प्रिंसिपल्स है विच आर इन फोर्स बिटवीन ऑल इंडिपेंडेंट नेशंस। जो इंडिपेंडेंट नेशंस है, आपने ये देखा होगा कि कहीं ये वर्ड नहीं आया है अभी तक, तो इंडिपेंडेंट नेशंस को आप अपना कीवर्ड समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी गई थी एसएस लोटस केस में, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ही ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या ये डेफिनेशन एसएस लोटस केस में दी गई थी, आपको चूज करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट नेशंस का जो ये पूरा पॉइंट है ये एसएस लोटस केस में रेफर किया गया था रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस थी भाई इंटरनेशनल लॉ वर्ड से रिलेटेड, और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच में जो रिलेशन है थ्योरीज के अकॉर्डिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने एज इट इज आपको जैसे मतलब आप चाहते थे कि पीडीएफ के जरिए मैं करवाऊँ, मैंने आपको करवाया है। कोशिश की है कि बिल्कुल वैसे ही इजी और आसान भाषा में, सुंदर भाषा में आपको समझा सकूं जैसे मैं क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन में समझाती हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ट्रिक्स आपको समझ में आई या नहीं, इजी लगी या नहीं, और कैसा तरीका है ये, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता आगे शेयर करो अपने हर कॉलेज फ्रेंड के साथ, अपने हर यूनिवर्सिटी गोइंग फ्रेंड के साथ, चाहे कोई कहीं कोचिंग ले रहा है, यूजीसी नेट की पढ़ाई कर रहा है, या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ आप उनके साथ ये लेक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, और इस आप लेक्चर्स तो देखते हैं, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ इन्हें ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।